नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दासवतन। प्रभु राम के मंदिर में हुई चढ़ावे की लूट के मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें हालांकि जेल में भेज दिया गया क्योंकि पुलिस ने उनसे पूछताछ तक करने की जहमत नहीं उठाई। उनकी पुलिस हिरासत नहीं मांगी गई। अब यह कहा जा रहा है कि नैतिकता के आधार पर चंपत राय और अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया है। लेकिन क्या ये काफी है या फिर इस राम मंदिर चढ़ावा लूट या यूं कहें राम मंदिर चढ़ावा डकैती के पूरे मामले को ढांपने उसे ढकने की कोशिश की जा रही है। बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार शीतल जी से। शीतल सिंह जी काफी दिनों बाद हमारे कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। शीतल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, राम मंदिर की चोरी और उसमें भी इस तरीके की चोरी, और अब ये कहा जा रहा है, जिस दिन सर ये पहली दिन मामला सामने आया था, मुझे याद है चंपत राय जी ने कहा था कोई उल्लेखनीय बात नजर नहीं आ रही, और अब जाकर के वो इस्तीफा, उनके इस्तीफे की खबर आ रही है तो कहा जा रहा है कि ये नैतिकता के आधार पर दिया गया है। तो ये कैसी नैतिकता? जिस राम मंदिर ट्रस्ट को पहले दिन एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए थी, उसने तो एफआईआर दर्ज करवाई नहीं। तो क्या यह अब अचानक से कोई नैतिकता जागी है? पता नहीं ये ट्रस्ट को करानी चाहिए थी कि नहीं, या ट्रस्ट के खिलाफ होनी चाहिए थी। हाँ। अभी इस पर भी मतभेद है। हम्म। राज्य सरकार जिसने इसकी एक एसईटी, एक्चुअली वो एसआईटी कहते हैं, गलत कहते हैं। इन्वेस्टिगेशन तब होता है जब कोई एफआईआर हो, उसके बिल्कुल। आधार पर आप इन्वेस्टिगेट कर लें। बिना उसके कानून में इन्वेस्टिगेशन की कोई और परिभाषा नहीं है। हम्म। आपने जो किया, इंक्वायरी की, हम्म। इंक्वायरी में एसईटी होगा। हम्म। तो इंक्वायरी आपने की, इंक्वायरी का क्या है किसी को पता नहीं है। आपको पता है इंक्वायरी प्राइवेट ही होती है, तो अब सरकार ने अपना प्राइवेट लीक कराई, अपने पास उसको समझ लिया। हम्म। लेकिन जो एफआईआर हुई, आपने ठीक कहा, इतने दिन बाद हुई। एफआईआर के बाद आश्चर्यजनक रूप से एफआईआर में आप देखिए हम्म। कि जिन लोगों को आपने मंदिर में नियुक्त किया था, हम्म। नियुक्त करके उसे नोट गिनने और जो सामग्री, दान सामग्री आती है जिसमें सोना चांदी जेवर सब शामिल है, हम्म। इन सब को इनका संग्रह करने, इनकी गिनती करने, इनका रिकॉर्ड बनाने और इनको उचित कानूनी स्थिति में रखने, बैंक इत्यादि में, की जिम्मेदारी जिनको आपने दी थी, उनमें से किसी के पिता का नाम आपको नहीं मालूम, हम्म। पता नहीं मालूम। क्या हो रहा था ये? मतलब ये क्या है? आपकी एफआईआर में देखिए, किसी के पिता वगैरह का नाम नहीं, हाँ, बिल्कुल। कोई रेफरेंस नहीं है। हम्म। हालांकि कोई छुपा नहीं है, जैसा आपने कहा कि सब गिरफ्तार हो गए। और यह आश्चर्यजनक है कि हमने दिल्ली में देखा था, जो आम आदमी पार्टी है, इसके करीब 30 से ज्यादा विधायकों को और नेताओं को गिरफ्तार किया गया विभिन्न मामलों में। हम्म। हर मामले में जितने दिन मैक्सिमम हो सकता था उतनी रिमांड पुलिस मांगती थी। हम्म। हर मामले में रिमांड पे, हर मामले में लड़ाई हुई है, छोटी छोटी बातों पे, बिना बात। और उनमें से 95-98% आपने तो ये सब बहुत कवर किया है, आप बिल्कुल हम्म। एक्यूरेट मुझे कर देंगे। 98% मामलों में सब मामले खत्म हो गए, हम्म। यानी झूठे मुकदमे थे वो लगभग, और इनमें सब में रिमांड लिया गया। इस मामले में, इतना बड़ा मामला है, अभियुक्तों को, आपको एक भी पूछताछ की जरूरत ही नहीं कोई पुलिस को। जरूरत ही नहीं महसूस हो रही। मतलब ये आश्चर्यजनक है कि गिरफ्तार और जेल। इन लोगों को कह दिया गया होगा कि देखो भाई, बहुत दबाव है, हम्म। कुछ करना है, ये हम लोग ये करेंगे, ऐसे ऐसे होगा, तुम्हें यहाँ यहाँ सहयोग करना है और हम तुम्हें बचा के निकाल लेंगे। हम्म। और बड़े लोगों का कुछ नहीं, 1-2 महीने, 4 महीने की दिक्कत होगी। हम्म। देखो, हमने गुजरात में बहुत सारे लोग दंगों से बचा लिया है। हम्म। जो कत्लों के आरोपी थे, सामूहिक नरसंहार के आरोपी थे, हम्म। पेट के बच्चे को पेट फाड़ कर मार देने के आरोपी थे, जिंदा बच्चे को पटक के मार देने के आरोपी थे, औरतों, बच्चों, बूढ़ों सबको आग लगा दे के मार देने के आरोपी थे, हमने उनको बचा के दिखाया है, तो हम तुमको बचाएंगे। ये नारा ही बदल गया। हम्म। नारा ही ये नारा दे के ऐसा लग रहा है कि ऐसा सब कह के ये एक नाटक किया जा रहा है। हम सब लोगों की आंखों में वो डाला जा रहा है, जो मुख्य अपराधी है इसमें, मुख्य अपराधी कोई और नहीं, आरएसएस है। मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, क्योंकि ये सारा ट्रस्ट आरएसएस के लोगों का है। हम्म। ये आरएसएस द्वारा संचालित एक मंदिर का प्रयोग हमने देखा, जिसमें उन्होंने
जो इसके पहले मंदिर संचालन के जो भी प्रयोग हमारे सामने हैं, जो बड़े बड़े मंदिर हैं, तिरुपति जी हो, केरल के मंदिर हो, ये बंबई वाले मशहूर गणपति जी का मंदिर हो, अन्य मंदिर, सोमनाथ जी का मंदिर, इन सब लोगों, इन सारे मंदिरों का जो संचालन है, ये सब संचालन, ये सब उपलब्ध होते हैं इसके आंकड़े, साल दर साल सबके। ये इकलौता मंदिर है जिसमें इसी जैसे इस समय सरकार कर रही है, वैसे ये हर चीज छुपी हुई है। हम्म। हर चीज ये है कि आप मान लो कि सब ठीक है, जानो किसी को नहीं, हम्म। जानने न देने का ये जो आरएसएस का प्रकल्प है, मैं कहना चाहता हूं कि ये सिद्ध हुआ कि आप जो है, जैसे आप अपने बारे में एक आपने छल का वातावरण तैयार कर रखा है कि आपने अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया है, हम्म। किसी भी आदमी को अपराध में पकड़े जाने पर आप मना कर सकते हैं कि नहीं नहीं, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, भले ही वो आपके साथ जीवन भर आपका सहयोग रहा हो, क्योंकि गांधी जी की हत्या से ये चला आ रहा है कि फलाने से मेरा कोई संबंध नहीं है। तो जिससे भी आप चाहे अपने संबंध अलग कर लेते हैं, लेकिन यहां तो आपके बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी इसमें ट्रस्ट में थे, और उनके नीचे ये सब हुआ है, उनकी जानकारी में हुआ है। कई बयान वीडियो पर उपलब्ध है अब तो, जिनमें लोगों ने कहा कि हमने चंपत राय जी को ये चीज सौंपी, हम्म। ये चांदी की सिल्ली, ये चीज हमने चंपत राय जी को सौंपी और हमको आज तक रसीद नहीं मिली। यही प्राइमरी गुनाह है कि आपने धर्म के किसी संस्था के संचालन के लिए एक समिति में आपकी नियुक्ति हुई, आप उसके प्रमुख हैं, आपको किसी ने कुछ दान दिया जो उस रिकॉर्ड में जाना चाहिए, उसकी आपने रसीद नहीं दी, सालों साल महीनों महीनों रसीद नहीं दी। ये अपने आप में एक गुनाह है हम्म। कानून की दृष्टि में। इस गुनाह पर इनके विरुद्ध कौन सी एफआईआर क्यों नहीं हुई? हम्म। ये सब प्रश्न हैं जो बहुत बड़े प्रश्न हैं। और आश्चर्यजनक ये है कि एफआईआर में जिन लोगों को आप बता रहे हैं कि यही सब लोग मंदिर में कैश कलेक्शन, कैश गिनती, कैश रखरखाव, कैश जमा करने का काम करते थे, इनमें से किसी के पिता का नाम तक आपको नहीं पता है, हम्म। पता नहीं पता है। ये सब अभी तक अदृश्य है, और उसके तुरंत बाद वो सब जेल चले गए, कोई रिमांड, पुलिस को कुछ नहीं जानकारी करनी, कोई खोज नहीं करनी है, कोई बयान नहीं दर्ज करना है, सीधे जेल। वाह! तो ये आई वॉश चल रहा है, बहुत बेशर्मी से चल रहा है, और कह रहे हैं नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया। ये तो हाँ। पूरा देश इस्तीफा मांग रहा है हाँ। अनैतिक लोगों तुमसे, और जान छुड़ा रहा है। तुरंत इससे आरएसएस को अपने को विड्रॉ करना चाहिए, नहीं तो इस संदेह के कंफर्म होने में कोई शक नहीं रह जाएगा कि इस मंदिर के जरिए जो दौलत आ रही थी, इसके अधिकांश का प्रयोग आरएसएस अपने संचालन के लिए कर रहा था, और ये चोरी कराने में उसका एक संगठित अपराधी गिरोह की तरह का हाथ है, और हम्म। इसलिए ये कार्रवाई तो आरएसएस तक जानी चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है। सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली है आरएसएस वाली। तो क्या ये माना जाए सर कि जिस तरीके से देश की जो शासन व्यवस्था है उसको बीजेपी ने जिस तरीके से बदल दिया है, जिस तरीके से आज चुनाव लड़े और जीते जा रहे हैं, उसी तर्ज पर अब देश के मंदिरों की व्यवस्था, उसकी क्या व्यवस्था रहेगी, उसको बदलने के लिए भी क्या ये कोई नया बिजनेस मॉडल है जिसमें धार्मिक आस्थाओं को बदल करके एक नया बिजनेस मॉडल तैयार किया जा रहा है? और नारा अब ये भी हो सकता है सर फिर कि अयोध्या उज्जैन तो अभी झांकी है, देश भर के मंदिर बाकी हैं। बिल्कुल, अंतिम उद्देश्य यही है। हाँ। आरएसएस का जो अंतिम उद्देश्य है, जो हिंदू राष्ट्र उनका वाला है, हाँ। वो हिंदू राष्ट्र इसी तरह से बनेगा, हम्म। अगर बनेगा तो, जिसमें सारे मंदिरों वगैरह पर उनका कब्जा होगा, सारी यूनिवर्सिटियों पर उनका कब्जा होगा, सारे सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों पर उनका कब्जा होगा, संस्कृति पर उनका कब्जा होगा, हम्म। और इसके अलावा जो सत्ता होगी वो परोक्ष रूप से उनकी ही होगी। तो सत्ता के जरिए इन सब पर उनका कब्जा होगा, हम्म। और इसके जरिए वो, और इस कब्जे को पूरा करने के लिए वो क्लैंडस्टाइन तरीके अपनाने का एक मॉडल उन्होंने बना लिया है, हम्म। जैसे वो आरएसएस को अपने आप में बनाए हुए हैं। और उनका जवाब क्या है? जब महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने उनसे पूछा लिख के, लिखित पत्र में, कि आप इन इन चीजों के जवाब दीजिए कि आपकी संस्था है तो रजिस्टर्ड क्यों नहीं? देश में कोई भी संस्था ऐसे अनरजिस्टर्ड इस तरह से काम कैसे कर सकती है? हम्म। आप किसी चीज के लिए उत्तरदायी क्यों नहीं? कोई भी बिना उत्तरदायी हुए कैसे किसी चीज का वो बिल्कुल। हो सकता है?
क्षमा करिएगा, मेरा भी गला जी जी। खराब हाँ। था। खैर, एक जायज सवाल था। हम्म। उसका उत्तर उनका क्या है? हिंदू धर्म भी तो रजिस्टर्ड नहीं। आप हिंदू धर्म है? किसने कहा कि आप हिंदू धर्म के ठेकेदार हो गए? मतलब स्वयं आपने स्वयं ही हिंदू धर्म का अपने को ठेकेदार नियुक्त कर लिया। कल कोई इस्लाम में ऐसे ही कहे, ईसाइयत में कोई कहे, किसी उसमें कहे, उसको मान लिया जाएगा? हम्म। और क्यों मान लिया जाएगा? हम्म। उससे सवाल होंगे। और जो किसी भी किस्म का दावा करेगा, हम्म। अगर आप हिंदू धर्म के भी ठेकेदार होने का दावा करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। हम्म। धर्म कोई मनुष्यों का प्रतिरूप नहीं है। मनुष्य उसको स्वीकार करते। आप तो मनुष्य हैं सब ना, इस संगठन में काम कर रहे हैं सब लोग। आप तो उत्तरदायी हैं। आप निराकार नहीं है, आपका एक आकार है। हाँ। हाड़ मांस के शरीर वाले हैं आप। हम्म। भगवान नहीं है, अवतार नहीं लिया है। तो वो सवालों के उत्तर तो आपको देने पड़ेंगे जो कायदे कानून में और तर्क में आते हैं। कुतर्क से नहीं चलेगा, हम्म। या लफाजी से नहीं चलेगा। तो ये सब सवाल अब बड़े होंगे। ये और बात है कि अभी व्यवस्था उनके हाथ में है, हम्म। शासन की व्यवस्था है। वो अभी षड्यंत्र करके भी बच निकल सकते हैं। जैसा मैंने शुरुआत में कहा, गुजरात के अनेक मामलों में उन्होंने अपने लोगों को बचाने में सफलता हासिल कर ली। या उनको, अगर वो जेलों में रहे तो इतने सुविधा संपन्न ढंग से रखा कि वो शिकायत न कर सके। या अगर उन्होंने शिकायत की तो उस समय उनको फिर समझा बुझा के और उनका काम करा लिया गया। जैसे डीएन बंजारा ने पत्र उत्तर लिख दिया था, हम्म। बाद में फिर उसको बाहर कर लिया गया। तो ये सब करने में वो सफल रहे हैं। और ये बता पाने में वो इन लोगों को भी सफल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है इतने दिन में, कि देखो भाई ऐसे ऐसे होगा। हल्ला गुल्ला ज्यादा हो गया है, लोगों को शक है। बहुत सारे सोशल मीडिया वगैरह के प्लेटफॉर्म हैं जो कह रहे हैं। उसके दबाव में कुछ हद तक मीडिया को भी चलना पड़ रहा है। अब मीडिया ने क्या किया उस पर बात जरूर मैं करना जी। चाहूंगा। मैंने आज दो पोस्ट की हैं, एक ट्विटर पर और एक उस पर। हम्म। मीडिया लगातार इस मामले में, जैसा कि वो हर मामले में करती है जिसमें आरएसएस, बीजेपी या ये सरकार फंसती है, तो ढूंढती है कि उसमें कोई मुसलमान मिल जाए। हाँ। क्योंकि इस मामले में आसान था नहीं। हाँ। तो मुसलमान नहीं मिलता तो फिर होता है कि यादव मिल जाए, हम्म। या पिछड़ी जाति का या दलित कोई मिल जाए। हम्म। इसमें एक आदमी टिन्नू यादव है। हम्म। टिन्नू यादव एफआईआर के हिसाब से 8वां अभियुक्त है। हम्म। एफआईआर में उसका नाम 8वें पर है। हाँ। लेकिन आप कल की सारी पोस्ट उठा लीजिए, हाँ। सारे टीवी चैनल उठा लीजिए, हाँ। सब में पहला नाम, मैं कल एक डिबेट में था उस समय एक खबर आई 7 बजे, हाँ। टीनू यादव सबसे पहले आ रहा था। हाँ। टिन्नू यादव ने क्या किया? ज्यादातर खबरें जो देश में, खबरें चूंकि चंपत राय पर थी इसलिए चंपत राय का नाम आ रहा था, उसको बचाने के लिए हम्म। आधी जगह टिन्नू यादव से भरी गई। बिल्कुल। Tinku Yadav is one of the 8 accused mentioned in the FIR and he is 8th, not first. हाँ। लेकिन हर टीवी चैनल का पहली लाइन टिन्नू यादव थी। हाँ। मैंने उस कार्यक्रम में, लाइव कार्यक्रम में कल शाम 7 से 8, हम्म। मैंने कहा कि अभी मटेरियल हमारे सामने नहीं है, लेकिन मैं हमारे मीडिया का इंटरेस्ट टिन्नू यादव में देख रहा हूं। बार बार टिन्नू यादव पे कैमरा जा रहा है। ये हमारे न्यूज रूम का जो कास्ट कैरेक्टर है, सामाजिक कैरेक्टर है, ये उसकी बानगी मुझे लग रही है। हम्म। आज जब एफआईआर की कॉपी मेरे हाथ आई तो मैंने देखा कि वो मेरी शंका एकदम सच थी। हाँ। तो ये हमारे समाज का जो इस तरह का कैरेक्टर हो गया है, क्रिमिनल कैरेक्टर, हम्म। कि हम अपराधी ढूंढते समय भी अपनी जाति को, अपने वर्ण को, अपने वर्ग को, अपने हित देखते हुए खुले अपराधों में इस तरह का षड्यंत्र करते हैं। हम्म। ये एक बड़ी जरूरी चीज थी जो बिल्कुल। कही जानी चाहिए। हाँ। ठीक। सर, बहुत से लोग इस बात पर भी आपत्ति जता रहे हैं कि नैतिक आधार पर इस्तीफा देने की जिनकी बात की जा रही है, चंपत राय, उनसे अभी तक उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? क्योंकि ट्रस्ट के महासचिव वो थे। उनके रहते हुए अगर कोई चोरी हो रही है, वो चोरी में सीधे शामिल हैं या नहीं है, ये तो जांच के बाद पता चलेगा ना। क्योंकि जो आरोपी पकड़े हैं टिन्नू, और बाकियों का तो नाम भी याद नहीं है, क्योंकि टिन्नू का नाम टीवी चैनल और बाकी लोग लगातार चला रहे हैं। हालांकि उसमें अनुकल्प मिश्रा भी हैं, उसमें लवकुश मिश्रा भी हैं, लेकिन बाकी आरोपियों का नाम याद नहीं है। तो लेकिन अनिल मिश्रा हो या चंपत राय हो,
इनसे इनकी गिरफ्तारी ना होने पर भी बहुत सवाल उठ रहे हैं। क्या एक एस्केप रूट देने की भी कोशिश दिखाई दे रही है? ओपनली कोई जांच कहाँ हो रही है? आपने तो हम्म। खुद ही कहा कि जांच का सबको जेल भेज दिया। हम्म। जांच तो हुई ही नहीं। पुलिस के उस संबंधित थाने को क्या पता कि इस केस में क्या है। हाँ। उसके पास तो एक 4 लाइन की आई है। कुल उसमें 4 लाइनें लिखी हुई हैं। हम्म। उन 4 लाइनों से तो कोई अर्थ नहीं निकलता। हम्म। ये अभी तक पुलिस ने कोई मटेरियल बरामद किया हो, सीसीटीवी कवरेज लिया हो, पुलिस ने किसी से बयान लिया हो। सैकड़ों हजारों बयान लेने पड़ते हैं तब जाके कोई केस तैयार होता है। अभी तो शुरू ही नहीं किया, वो सब लोग जेल चले गए। और इनके जब इन्वेस्टिगेशन होगा तब दूसरे नाम आएंगे, तब उससे संबंधित इन्वेस्टिगेशन उन दूसरे लोगों से होगा, उनसे कोई तीसरे नाम आएंगे, वहां तक इन्वेस्टिगेशन होगा, तब जाके वो पूरी कहानी कोई खुलती है। इसमें वर्षों लगते हैं, महीनों लगते हैं। हम्म। अभी तो कल एफआईआर करके उनको आज जेल भेज के आज इनका नैतिक इस्तीफा देके कहानी को पूर्ण विराम किया जा रहा है कि 2-3 महीने ठंडे हो जाइए। कुछ बयान बीच बीच में। आजकल हमारे यहाँ और तरीका है, जी। सोर्सेज के जरिए फर्जी खबरें चलाई जाएंगी। हाँ। जैसे टीनू यादव पर सोर्सेज के जरिए फर्जी खबरें चल रही थी। हम्म। इतने करोड़ का ये है, उतना करोड़ ये हुआ, उतना ये हुआ, उतना ये हुआ। एक स्टोरी सिर्फ एक जगह आई है जिसमें इन सब चीजों पर जिम्मेदारी से काम किया गया है। वो दवायर की स्टोरी है जो आज ये कल आई। हाँ। जिसमें वो उन लोगों के घर गई है जिन जो अभियुक्त बनाया गया है, उनकी आर्थिक हालत उस और उन सब चीजों का डिटेल्ड वर्णन है, हम्म। शंकाएं और वगैरह वगैरह। बाकी इसमें शगुफेबाजी ही ज्यादा है। जी। सर, इस मामले में एक, हालांकि ये राजनीतिक आरोप भी हो सकता है, लेकिन आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह लगातार, क्योंकि उनका ये कहना है कि जब जमीनों की खरीद हो रही थी तब भी उन्होंने पूरी पुरजोर तरीके से ये मामला उठाया था, तब भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। उन्होंने सर इस मामले में कहा कि जो देश भर में सांसद विधायक खरीदे जा रहे हैं, उसका भी काला धन पैसा जो है इसी तरीके की लूट से इकट्ठा किया जा रहा है, वरना काला धन इतने बड़े पैमाने पर कहां से आएगा? तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। तो इस तरीके का भी आरोप, और ये भी कहा जा रहा है सर कि पैसे में बोरा भर के, क्योंकि वो गोपाल राय कर्नाटक के ट्रेन के जरिए बोरे में पैसा जाता था। तो ये इस तरीके के कई सवाल हैं जो बड़ी कहानी की तरफ इशारा करते हैं। देखिए, वो राजनीतिक व्यक्ति है और वो उन बातों को बिल्कुल कह सकते हैं, और हो सकता है उन बातों में जो जमीन वाला मामला है उन्होंने गंभीरता से बहुत समय से जी। उठाया है। इस एफआईआर में तो उसका कोई जिक्र ही नहीं है। कोई जिक्र यानी नहीं। ये जांच तो उधर जाने वाली नहीं है। हम्म। तो यानी उस बात को तो फिर अनसुनी कर दी गई। हम्म। जबकि उसके तथ्य मौजूद है कि एक ही जमीन एक ही दिन में एक आदमी ने 2-2.5 करोड़ में खरीदी और 18 करोड़ में ट्रस्ट को बेच दी। हम्म। खुला तथ्य है। लेकिन अब इसकी कोई जब न एफआईआर होगी न जांच होगी। उन्होंने तो एफआईआर भी दर्ज करने के लिए लिखा हुआ है, हम्म। एफआईआर नहीं हुई है। तमाम सामाजिक संस्थाओं ने, पत्रकारों ने लिखा हुआ है, पुलिस को भेजा हुआ है, किसी मामले में एफआईआर नहीं हुई। फिर दिया है, उन्होंने बयान दिए हैं। तो ये सब चीजें सब जब कोई सरकार या जो जांच करने वाली एजेंसी है या कोर्ट्स, जब सभी सारे इंस्टीट्यूशन इस तरह से दम तोड़ दें जैसा कि हाल आज है, तो क्या किया जाए? हम्म। तो अब उनको जरूर एक प्रयास और करना चाहिए कि उस मुद्दे को लेकर कोर्ट पहुंचना चाहिए। हम्म। क्योंकि यहाँ तो कोई उनको उनको भी नहीं सुन रहा है, सांसद होने के बावजूद। हम्म। संसद में वो कहते रह जाए, वहां कोई नहीं सुनता। कोर्ट्स एक बार चले जाए, कम से कम ये पता लगे कि कोर्ट्स भी कुछ कर रही हैं कि नहीं। और जब सब नहीं करते तो फिर जनता के बीच ही रहना है, कोई और तरीका है ही नहीं। हालांकि वो जनता के बीच है, लगातार पद यात्राओं में और तमाम चीजों में इन सवालों को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनकी पार्टी का स्वर अभी उतना बड़ा उत्तर प्रदेश में नहीं है। हाँ। जितना है उससे ज्यादा वो मेहनत कर रहे हैं, बोल रहे हैं साहस से। इस दौर में सच बोलने के लिए भी तो बहुत साहस चाहिए हुए। बिल्कुल। बहुत सारे लोग तो बोलते ही नहीं है, राजनीतिक दल होते हुए नहीं बोलते, हाँ। जबकि उनका काम है वो। एक चीज और बताइए शीतल जी, क्या इस मामले में दिल्ली वर्सेस लखनऊ का भी कुछ एंगल चल रहा है? क्योंकि बहुत से विशेषज्ञ, जानकार, वरिष्ठ पत्रकार ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से मामला खुला, आगे बढ़ा, और एसआईटी बनी, फिर एफआईआर हुई, इसमें दिल्ली वर्सेस लखनऊ का भी कुछ झगड़ा है जो सामने आ रहा है। देखिए, जातियों का झगड़ा बहुत कर रहा है, हम्म। इसमें कोई शक नहीं। अब लड़ाई ये हो रही है कि ज्यादातर जो आप देखें कि विश्व हिंदू परिषद के ज्यादातर नेता हम्म। ऊपर जो है हम्म। बनिया समुदाय से आ रहे हैं। हाँ। सिंघल साहब थे,
ये चंपत राय भी बंसल हैं। जी। एक सज्जन जो टीवी पे बहुत आते हैं, विश्व हिंदू परिषद के शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आलोक, आलोक वो जी, डॉक्टर आलोक, हाँ वो भी जी। बंसल या कुछ ही है, हाँ वो भी कोई बनिया समुदाय से ही है। हाँ कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा। मुझे कई लोगों ने लिस्ट लिस्ट भेजी है, क्योंकि सब हाँ पुष्ट नहीं होती तो उनको एकदम से नहीं ले रहा हूँ। हाँ उसमें लिस्ट के अनुसार ये है कि जो सीबीडीटी वगैरह डिपार्टमेंट्स हैं टैक्स हाँ के, हाँ। इनमें सिर्फ वो बनिया जाति के लोगों का ही चयन इस सरकार के दौर में हो रहा है। हम्म। दूसरी जातियों के लोग अगर हैं भी तो उनको कार्यकारी रखा जाता है, और उनको प्रमुख पद नहीं दिया जाता। हाँ। कई जगह के चीफ सेक्रेटरीज के बारे में आ रहा है कि वहां भी बनिया जाति को प्रमुखता दी जा रही है। हम्म। तो इस सरकार में जैसे हमारे चुनाव आयुक्त हैं, प्रमुख चुनाव आयुक्त हाँ जो है, उनका उनका भी इसी समुदाय से, और वो इस ट्रस्ट के मेंबर भी हैं। हाँ। इस ट्रस्ट के वो पदेन मेंबर भी हैं। हम्म। तो ये कहा, इस ट्रस्ट पे तो आरोप शुरू से ही लग रहा है हम्म। कि इसमें समाज के ज्यादा हिस्सों का प्रतिनिधित्व तो नहीं लिया गया है। हम्म। इसमें कोई आदिवासी नहीं है, इसमें कोई ओबीसी नहीं है, दलित सिर्फ एक है, और सवर्णों में भी सिर्फ दो जातियों का ही प्रतिनिधित्व है। इसमें कोई राजपूत नहीं है। ये सब तमाम लोग जो इस तरह के जातियों के संगठन बनाते हैं, ये उनकी ओर से लाई गई लिस्टों में कहा गया है। हम्म। सरकार ने कोई कभी इसका स्पष्टीकरण दिया नहीं, और हम्म। हम भी इन सब बातों पे बहुत नहीं जाना चाहते, सिवाय इसको कि ये सब बातें भी हैं, रिकॉर्ड पर रहनी चाहिए। जब हम्म। रिकॉर्ड पे टीनू यादव को सिर्फ यादव होने के नाते प्रथम अभियुक्त मीडिया हाँ बना देता है, तो ये जो इतनी सारी बातें हैं जो समाज में और सोशल मीडिया में सब चल रही हैं, इनको भी उल्लेख होना चाहिए। हाँ। तो इसलिए ये उल्लेख करना जरूरी था। तो ये एक चीज और चल रही है। हम्म। अब इन सब चीजों की वजह से जो बातें गढ़ी या अब गढ़ी गई हैं या सही है, कि योगी जी जो है राजपूत समुदाय से आते हैं, हाँ। राजपूत समुदाय में उनका प्रभुत्व है, उन पर आरोप रहता है कि ज्यादा राजपूत लोगों को डीएम, एसडीएम, आईपी, एसपी और ये सब करते हैं। उन पे आरोप है कि जो राजपूत गुंडे हैं हम्म। उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े, उन सब लोगों को उनका संरक्षण प्राप्त है, और दूसरी जातियों के गुंडों के साथ उनका व्यवहार वही है जो सदन में या दूसरी जगह कहते हैं। अब हम्म। जो आरोप है सो है। हम्म। अब इनका जो तथ्य हो आप सफाई दीजिए भाई, हम्म। लेकिन ये आरोप है समाज। तो हम्म। ये जब आरोप है, तो इसमें ये भी आरोप आता है कि अमित शाह जी से उनकी नहीं पटती। हम्म। अमित शाह जी बनिया समुदाय से आते हैं, और हमारे मोदी जी भी अभी हम्म। 2000 में परिवर्तन के साथ वो अपने को ओबीसी कह रहे हैं, लेकिन पहले वो बनिया समुदाय ही माने जाते थे। तो ये माना जाता है कि ये, और उनके आसपास जो सफल उद्योगपति हैं, वो लोग भी चूंकि उसी समुदाय से आते हैं। तो ये चर्चा हो रही है ज्यादा, इस तरह की ज्यादा चर्चा है कि ये एक विवाद आपस में जातियों के ऊपर की जातियों के बीच, जो प्रभुत्वशाली जातियां हैं, हम्म। बाद में उनमें लड़ाइयां होती हैं, हमेशा हुई। कांग्रेस के जमाने में हम देखते थे ब्राह्मण मुख्यमंत्री ज्यादा थे, तो राजपूत ग्रुपों के यहाँ पत्रकारों को काफी खबरें दिया करते। जब राजपूत मुख्यमंत्री हो जाता था तो ब्राह्मण मंत्रियों के यहाँ हम लोगों को खबरें मिला करती थी। ये सब रहा है समाज में। हाँ, हमेशा वो रहे। सब जो, हम्म। हाँ, जब भी सत्ता कोई स्थिर होने लगती है तो हाँ। ये सब चीजें आती। अब चूंकि बीजेपी की सत्ता करीब करीब स्थिर सी लग रही है, तो हम्म। अब उसमें ये जातियों की जो लड़ाई है वो सामने आ रही है, और हम्म। जातियों की नई गोलबंदी भी आ रही है। हम्म। मोहन यादव पे आरोप लगे, इंडियन हाँ एक्सप्रेस ने एक्सपोज किया उनके तमाम घोटालों को उज्जैन का, तो हाँ अखिलेश यादव का बयान मोहन हाँ यादव के पक्ष में चला गया। मोहन यादव हाँ बीजेपी के, अखिलेश यादव समाजवादी है, और हाँ लेकिन अखिलेश यादव मोहन यादव में यादव ढूंढ के उधर पहुंच गए। ये हाँ मामला, मतलब ये बीमारी कोई छूत टाइप है। ये हाँ राजनीति में सबके यहाँ घुसी हुई है। हर आदमी अपनी अपनी जाति, मतलब मनुष्य तो खत्म ही हो गया इन लोगों के तर्कों में। अब मनुष्यता, मनुष्य, मूल्य, हाँ नियम, कायदा, कानून, ये सब जमीन के नीचे चला गया है। हाँ लाभ हानि, अपने अपने वर्ग का प्रमोशन, और वर्गों के आधार पर, जातियों और इस तरह के घटाटोपों के आधार पर सफलताएं अर्जित करने का कनेक्टेड लोगों की ग्रुप है एक्चुअली। हाँ, ये कोई जाति अपनी किसी जाति के लोगों को भी लाभ नहीं दे सकते, ये भी समझ लें। बिल्कुल। इससे जो साधारण लोग हैं, हम्म। वो उन्हीं असाधारण कठिनाइयों में जीवन जीने को अभिशप्त है, भले उनकी जाति का मुख्यमंत्री हो या हम्म। प्रधानमंत्री हो या कोई और हो। ये वो भी जान लें इस बात को, ये कुछ कनेक्टेड लोगों को फायदा पहुंचा सकती है। बिल्कुल। जैसे एक आपकी जात का मुख्यमंत्री हो गया, तो उस जाति के आईएएस आईपीएस, जो अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश में हाँ राजपूत जाति ले, हाँ कहते 6%, 7%, 6% भी मान लीजिए है, तो 25 करोड़ में 6%, 20 में हो गए, क्या नाम है, 60 दूरी 100, करीब 1.5 करोड़ लोग।
उत्तर प्रदेश में 1.5 करोड़ राजपूत से ज्यादा नहीं। हाँ। लेकिन 1.5 करोड़ में से कितने लोग डीएमएसपी हो जाएंगे? हम्म। 80 ही तो जिले हैं। हाँ। अगर सब में वो राजपूत को ही नियुक्त कर दें, अपने पूरे दफ्तर में 15-20 अरे। राजपूत रख ले, हाँ। तो कितने कर लेंगे? तो 50-60 लोगों के लिए वो, या 100 लोगों के लिए, कुछ नौकरियों वोकरियों में कुछ लोगों को यूनिवर्सिटीज वगैरह में फेवर कर लेंगे, कुछ कहीं प्रमोशन दे देंगे। 10,000 लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दे सकते हैं 1.5 करोड़ में से। तो इस तरह के, लेकिन सोच विचार राजनीति की और हाँ। पत्रकारिता की भी, हम्म। जुडिशरी तक की। अब बिहार से जुडिशरी की अभी पोस्ट किसी ने मुझको भेजी है, मैं इन हाँ। सवालों पर बोलता रहता हूँ कि साहब, बिहार में आपने मुख्यमंत्री तो रख दिया पिछड़ी जाति का, हाँ। अति पिछड़ी और पिछड़ी जाति का, हाँ। लेकिन वहां से 7 जज हाई कोर्ट में आपने रिकमेंड किए हैं, 7 के 7 अपर कास्ट। हाँ। ये तो सर पूरी पूरी अब हायर जुडिशरी की क्या दिक्कत हो है, ये रहा तो है पूरी इस अपर। देश में, क्या हाँ। हो रहा है? हाँ। हद हो रही है सचमुच में। हम्म। रिप्रेजेंटेशन तो मजाक बन गया है, हाँ। कहीं कुछ है ही नहीं। जी। और जुडिशरी में तो खास तौर से, हायर जुडिशरी में तो बिल्कुल ही नहीं है। एक सवाल और अरे बताइए सर। जुडिशरी क्या, हाँ। आपके आपके मीडिया में कहाँ हाँ बिल्कुल, मीडिया में तो खैर है ही नहीं सर, जो परसेप्शन, बिल्कुल। है? बिल्कुल ठीक तो बात कहा। शीतल जी, अरविंद केजरीवाल ने योगी आदित्यनाथ जी को सलाह दी है कि आप चंदा चोरों को क्यों साथ दे रहे हो, ये चंदा चोर आपकी कुर्सी को भी हटाने का षड्यंत्र कर रहे हैं और आपको भी नहीं छोड़ेंगे, आप इस षड्यंत्र में कम से कम महापाप में भागीदार मत बनिए। तो इसे किस तरीके से देखा जाए? अरविंद केजरीवाल इस तरह की बातें करते रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनकी सत्ता पर जब से उनके एमपी, जिनको उन्होंने कई लोगों को पैसे वैसे लेके बनाया था, जैसा आरोप है, हाँ। वो उन लोगों का ही आरोप है जो उधर चले गए हैं, हाँ। और अन्य कुछ लोगों को अन्य कारणों से बनाया था, उस सब से उनकी बात में वजन नहीं रह गया। हम्म। मुझे लगता है कि बात तो इस तरह की वो करते रहे हैं, लेकिन अब बात वही असर करती है जिसपे वजन रह जाए। हम्म। तो अब इस बात में उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई वजन पड़ेगा, हम तो इस आधार पर ही इसका आकलन हाँ करेंगे। बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा वजनदार, वो ठीक है उन्होंने कहा है, और वो वही बात तो हम आप भी हाँ डिस्कस कर बिल्कुल रहे सही हैं किसी। बात कर रहे हैं। हाँ। तो शीतल जी। उन्होंने भी कहा, वो एक हाँ। राजनीतिक व्यक्ति है, उनकी एक राजनीतिक पार्टी है, और वो इस तरह की छेड़खानी करने के लिए जाने जाते रहे हैं। हाँ। तो उन्होंने एक और छेड़खानी की है, यही कहना होगा। एक बस अंतिम सवाल कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने इस हम्म। राम मंदिर के लिए, बीजेपी कहती है कि बीजेपी ने और प्रधानमंत्री जी ने भी लंबा संघर्ष किया। जब राम मंदिर का निर्माण और बाकी चीजें शुरू हुई, प्रधानमंत्री जी मुख्य यजमान थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी का अभी तक इस मामले में कोई बयान, कोई तकलीफ, एक राम भक्त होने की पीड़ा, वो सामने नहीं आई। ये भी बहुत लोगों को कचोट रहा है। इसे किस तरीके से देखा जाए? प्रधानमंत्री जी ने तो मणिपुर में इतने लोग मारे जा चुके थे, कभी कोई बयान नहीं दिया। एक बार जरा सा कह के फिर वो दूसरी तरफ चले गए थे, कभी गए ही नहीं वहां। प्रधानमंत्री किसी समस्या पर कभी बोलते हैं कि, प्रधानमंत्री हर सफलता के दावेदार हैं, हम्म। हर असफलता के लिए किसी भी असफलता से उनका कभी कोई संबंध नहीं। हम्म। किसी भी कठिनाई, असफलता, कांड, इस सब से उनका उनका सिर्फ ताली बजाने और वाह वाह करने और प्रशंसा, वो सिर्फ प्रशंसा के हिस्सेदार हैं। हम्म। आलोचना से उनका कोई संबंध नहीं। आलोचना का में हिस्सेदारी नहीं हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया शीतल जी, आप जुड़े और गले की तकलीफ के बावजूद जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ। नहीं, नहीं, धन्यवाद।